डे, क्योंकि हमारे इंडियन फिजिसिस्ट रहे हैं सर सीवी रामन, जिन्होंने 28 फरवरी 1928 को रामन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। और इसी डिस्कवरी की वजह से 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब ये रामन इफेक्ट है क्या और ये कैसे जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सर सीवी रामन के पास आया। सर 1921 में जो सर सीवी रामन है वो मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जो मेडिटेरेनियन सी है उसका कलर ब्लू है, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि इसका कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है। तब उन्होंने रामन इफेक्ट की डिस्कवरी की। अब ये क्या होता है, इसमें सर सीवी रामन ने हमें बताया कि जो लाइट होती है, लाइट का पार्टिकल जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन, जब कोई भी फोटोन यानी कि लाइट का पार्टिकल किसी भी मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट होता है, तो जो मॉलिक्यूल पे हिट होने के बाद वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है या स्कैटर्ड हो जाता है। जिस एनर्जी से जो फोटोन होता है वो मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट करता है, और इंसिडेंट होने के बाद जब वो स्कैटर्ड हो जाता है तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, दोनों एनर्जीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि अगर इंसिडेंट लाइट की कोई एनर्जी है और स्कैटर्ड फोटोन की कोई एनर्जी है तो वो दोनों एनर्जीज क्या होंगी, डिफरेंट। यानी कि जो रामन की स्कैटरिंग थी वो इनइलास्टिक थी। उसके बाद सर सीवी रामन ने हमें बताया कि कैसे जो सी है उसका कलर ब्लू होता है। अब सनलाइट जो होती है वो हमें व्हाइट कलर में नजर आती है ना, लेकिन सनलाइट जो होती है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है। अब जब ये सनलाइट जो है वो सी के ऊपर आएगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं। यानी कि अगर कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट वाटर के मॉलिक्यूल्स पे आएगी तो उसको लो फ्रीक्वेंसी बना के भेज देते हैं। अब लाइट कोई भी वेवलेंथ की हो सकती है, तो ये वेवलेंथ क्या होता है, इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई भी ड्रॉप है जिसका एक हो, ये क्रेस्ट से ट्रफ पे गया, फिर ट्रफ से क्रेस्ट पे, फिर क्रेस्ट से ट्रफ पे और फिर ट्रफ से क्रेस्ट पे। ये साइकिल क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में ये साइकिल जो है कितनी बार रिपीट होगी वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। मानो 1 सेकंड में ये साइकिल जो है वो 3 बार रिपीट हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कि जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये साइकिल जो है वो ज्यादा बार रिपीट होगा तो वो क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। मानो 1 सेकंड में ये साइकिल जो है वो 5 बार रिपीट हुई तो ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। और एक ही सेकंड में अगर ये साइकिल सिर्फ 3 बार रिपीट होती है तो वो क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम इन दोनों में देखें, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है, और हमने वेवलेंथ देखा था, वेवलेंथ क्या था, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट का डिस्टेंस। अब इन दोनों में हाई फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ क्या है, कम है, और लो फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, लैम्डा, ये वेवलेंथ का साइन होता है, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू में वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अब ये देखो, जो लैम्डा फ्रीक्वेंसी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हमने यहाँ पे भी देखा था, हाई फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ कम थी और लो फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ क्या थी, ज्यादा थी। तो जब जो सनलाइट है, सनलाइट वाटर के ऊपर आएगी तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। और अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आई तो उसको वो लो फ्रीक्वेंसी बना के स्कैटर कर देंगे। तो लो फ्रीक्वेंसी हमने देखा, लो फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ क्या होती है, हाई। तो ये जो चेंज है वेवलेंथ में, यही क्या होता है, रामन इफेक्ट। तो जब सनलाइट जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स में आएगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाकी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं, लेकिन ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इसीलिए हमें जो सी है वो ब्लू अपीयर होता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रामन इफेक्ट एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। थैंक यू। I am Aditi from class 10. As you all know that 28th December is celebrated as National Science Day. So today my topic of discussion is nerve cell.
सबसे पहले हम देखेंगे नर्व सेल होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, जो एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसके अंदर एक फ्लूइड्स होते हैं जिनको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और डेंड्राइट्स की आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसको एक्सोन कहते हैं। ये इसका अपर पार्ट होता है जिसको सेल बॉडी कहा जाता है, और जो इसका ये लोअर पार्ट होता है इसको एक्सोन कहते हैं, जो माइल्ड शील्ड से कवर होता है। और माइल्ड शील्ड के बीच में जो एक गैप होता है उसको नोड्स ऑफ रैनवियर कहा जाता है, और इसके जो एंडिंग पार्ट होता है उसको एक्सन टर्मिनल्स कहते हैं, जो नर्व सेल का एंड होता है। तो ये तो थे इसके पार्ट्स। अब इसका यूज क्या है, ये हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली जो है ये ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड में होते हैं। नर्व सेल का सेकेंड नेम न्यूरॉन भी होता है। तो अब इसके फंक्शन देखते हैं। तो न्यूरॉन जो है वो डेंड्राइट्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है, जो डेंड्राइट से स्टार्ट होके न्यूक्लियस में जाता है, देन वो न्यूक्लियस से पूरी सेल बॉडी में चला जाता है। उसके बाद वो एक्सोन से होते होते एक्सोन टर्मिनल्स तक पहुंचता है। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ तो बनाता है, पर नीचे आते आते वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन उसको पिक करता है, जिसको हम पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एक नर्व सेल का फंक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारी पूरी बॉडी को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। थैंक यू। हैव अ